नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो बहुत सारी वैकेंसीज़ को आउट किया था, उसके एग्ज़ाम्स लगभग अब पूरे हो चुके हैं और सीबीएसई ने उसकी आंसर की और आंसर की के साथ में रिस्पॉन्स शीट को भी रिलीज कर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों ने कहना सही होगा, अपनी आंसर की को अपनी रिस्पॉन्स शीट के साथ मैच कर लिया है और बहुत सारे बच्चों का जो स्कोर है वो अच्छा है। अब अच्छा स्कोर किसको कहेंगे, अभी ये तय करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लगभग जिन बच्चों का स्कोर 110 या उससे ऊपर है उसको हम कह सकते हैं कि अच्छा स्कोर है। अब जिन बच्चों का जो स्कोर है 110 से ऊपर है, उनके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम सिलेक्शन कैसे लें। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, ये आपका पहला स्टेप था केंद्रीय विद्यालय संगठन में जॉब लेने के लिए। इससे अगला जो स्टेप है आपका होगा इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सको। आज का विषय हमारा यही है कि हम इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आएँ। अब मेन प्रश्न ये उठा हमारे सामने कि हम अपना इंटरव्यू बेहतर कैसे करें। अब मैंने अपना इंटरव्यू देते समय जो स्ट्रेटजी को अपनाया, मैं आज अपना अनुभव जो है आप लोगों के सामने साझा करूंगा। और मैंने अपने इंटरव्यू में 60 में से 58 का स्कोर किया था और मेरी जो बनाई हुई स्ट्रेटजी थी वो 100% काम में आई। अब इंटरव्यू के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। जो आपकी नॉलेज थी, जो आपकी जानकारी थी, उसको केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जांच लिया है, चेक कर लिया है रिटन एग्जामिनेशन लेने के बाद। अब वो आपके अंदर क्या क्षमता देखना चाहते हैं। अब वो देखना चाहते हैं कि एक टीचर की क्वालिटीज़ क्या आपके अंदर हैं, आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, क्या आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो क्लास में जो तरह तरह के बच्चे हैं उनको डील कर सकता है। क्योंकि एक कक्ष में हर तरह के बच्चे पाए जाएंगे। एक एवरेज बच्चा होगा, एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा, एक थोड़ा सा बिलो देन एवरेज बच्चा होगा। तो क्या आप उन सभी सिचुएशंस के साथ डील कर पाओगे, ये देखना इंटरव्यूअर्स का काम है। यानी कि हम कहें तो इंटरव्यू जो है वो कुछ नहीं है, केवल और केवल आपके व्यक्तित्व को जांचना है। अपने इंटरव्यू को देते समय और देने से पहले जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई, आज उस अनुभव को मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद नहीं, ये पूरा यकीन है कि मेरा अनुभव सुनने के बाद आप लोगों का जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ेगा। तो चलो शुरुआत करता हूँ मैं अपने अनुभव को आप लोगों के साथ साझा करने की। जब इंटरव्यू शब्द दिमाग में आता है तो एक अननेसेसरी दबाव, एक डर बन जाता है कि कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा। इस डर को ख़त्म करने के लिए मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहूँगा और वो सुझाव ये है कि कहा जाता है कि जो खिलाड़ी मैदान में जितना पसीना अपना बहाता है, युद्ध के क्षेत्र में उसका उतना कम खून बहता है। यानी कि इंटरव्यू के लिए आप जितनी तगड़ी तैयारी करोगे, इंटरव्यू के समय आपको उतना ही कम डर लगेगा। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट ये भी है कि आप जब जाओगे तो थोड़ा नर्वस तो रहोगे ही। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी इंटरव्यू कॉल आई और मेरा इंटरव्यू जो था वो था चंडीगढ़ में। और मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, तो बड़ा सीरियस माहौल था, सब लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। मैं भी बैठा हुआ था जैसे अभी बैठा हूँ, मेरे साथ में 3 कैंडिडेट्स और बैठे हुए थे और सब इंतज़ार कर रहे थे अपनी अपनी बारी का कि कब आए, कैसा आए। क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है आने वाले जीवन को निर्धारित करता है। अगर अच्छा हो गया तो जीवन अच्छा हो जाएगा, बुरा हुआ तो जीवन बुरा हो जाएगा। मेरा नंबर आता है, मुझे बुलाया जाता है। सबसे पहले मैंने पूछा सर से कि मैं आई कम इन सर, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी और बुला लिया अंदर। उसके बाद मैंने जाकर सबको विश किया कि गुड आफ्टरनून सर। तो मैं तब तक चेयर के पर नहीं बैठा जब तक उन लोगों ने मुझे परमिशन नहीं दी। उन्होंने जैसे ही बोला यू मे सिट नाउ, तो मैं उस पर बैठ गया। मैंने अपनी फ़ाइल वहाँ पर रखी। जैसा कि बायोडाटा आपसे पहले ही भरवा लिया जाएगा, फिल करा लिया जाएगा, वो मैंने भी पहले ही फिल कर दिया था।
और जो मेरा बायोडाटा था उसको फिल किया हुआ उन सभी के साथ में था। जो वहाँ पर 4 लोग बैठे हुए थे पैनल में जनरली 4 या 5 लोग होते हैं। उनमें से एक साइकोलॉजिस्ट होता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक होता है, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है और बहुत सारे लोग होते हैं। उनका अपना अपना काम होता है। तो मैं गया, मुझसे सबसे पहले एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा गया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो आप लोगों से भी पूछा जाएगा। और मैंने जो अपना बायोडाटा तैयार किया हुआ था, इंट्रोडक्शन तैयार किया हुआ था, उसको बहुत ही प्रभावी तरीके से मैंने उनके सामने बोला और उन्होंने देखा मैंने कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड किया हुआ था अपने बायोडाटा में जिन्होंने उनके ध्यान को मेरी तरफ खींचा। और उन्होंने फिर मेरे बायोडाटा से ही क्वेश्चन पूछे एक दो मुझसे। तो बायोडाटा मेरा जब समाप्त हुआ उसके बाद क्वेश्चन आया, पहला जो क्वेश्चन था जो इंटरव्यू के लिए आना चाहिए था वो ये था कि बेटा आप जो हो कॉमर्स से हो, तो आप बताओ कि हमको चेक और ड्राफ्ट में क्या अंतर होता है। पहला क्वेश्चन ये आया। अब मैं कॉमर्स से ज़रूर हूँ लेकिन मुझे अंतर पता ही नहीं था चेक और ड्राफ्ट में क्या अंतर होता है। तो मैं जनरल जो मुझे चेक और ड्राफ्ट के बारे में पता था मैं वो उनके सामने बोलने लगा। अब भाई वो सब एक्सपर्ट होते, उन्होंने पहचान लिया। तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं बेटा ये तो अंतर गलत है। मैंने कहा अंदर ही अंदर सोचा यार पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है मैं दूसरे का वेट करने लगा। तो उन्होंने दूसरा जो क्वेश्चन मुझसे पूछा, दूसरा क्वेश्चन था कि आपको जो है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स वर्ल्ड के हैं उन कॉन्टिनेंट्स को सीक्वेंस में लिखना है। तो मैं गया बोर्ड के पास और मैंने जितने भी कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड थे उनको एक सीक्वेंस में लिखा। अब जब आप बोर्ड पे जाते हो तो सबसे पहली चीज़ वो आपका चेक करते हैं कि आप राइट कैसे करती हो, बोर्ड पे आपकी पोजीशनिंग क्या है, आप खड़े कैसे होते हो। दूसरा वो ये देखते हैं कि आपको जो टॉपिक दिया गया आपने उस टॉपिक को ऊपर मेंशन किया है या नहीं किया है। तीसरा, जब आप लिख रहे हो तो जैसे आप लिख रहे हो कॉन्टिनेंट्स के बारे में, तो सबसे पहला जो नेम होता है उसका लेटर कैपिटल होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी का नाम लिखोगे बोर्ड पर तो वो यही चीज़ चेक करते हैं कि आपने जो कैपिटल लेटर लिखा है या नहीं लिखा है। तो मैंने सारे कॉन्टिनेंट्स का 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स को एक सीक्वेंस में अच्छे से लिख दिया। इसके बाद वो मुझे बुला लेते हैं अपने पास में और बैठा लेते हैं। उसके बाद आया साइकोलॉजिस्ट का क्वेश्चन। जो मनोवैज्ञानिक वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे पूछा कि मान के चलो आपकी कक्षा में शोर हो रहा है और एक बच्चा सबसे ज़्यादा शोर कर रहा है, तो क्या आप उस बच्चे को थप्पड़ लगाओगे? जैसे हम भी अपने घरों में बहुत सी बार क्या होता है, कोई बच्चा चुप नहीं बैठा पटाख लगा देते हैं एक थप्पड़, तो क्या आप उसमें थप्पड़ लगाओगे? तो अब यार मेरा तो अनुभव ये था कि हाँ मार देते हैं। तो मैंने ये गलती की, तो मैंने कहा हाँ एक थप्पड़ लगा सकते हैं हम हल्के से, ताकि और बच्चे जो हैं चुप बैठ जाएं। अच्छा, आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जब आपकी शुरुआत होगी, जब आप अंदर जाओगे तब आपको थोड़ा डर लगेगा, लेकिन वहाँ जो लोग होते हैं ना वो आपको बड़ा कंफर्ट फील कराएंगे, बहुत अच्छा महसूस कराएंगे। एक दो क्वेश्चंस के बाद आप भी बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे उन लोगों के साथ। तो यहाँ मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन मुझसे वो फिर करते हैं कि बेटा आप अच्छा कॉमर्स से हो तो हमें ये बताओ कि इसका ये क्या होगा। अब जैसे ही उन्होंने ये कहा आप कॉमर्स से हो, तो मैंने उनसे कहा कि सर एक्सक्यूज़ मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। तो उन्होंने कहा बेटा बोलो। मैंने कहा सर इससे आगे आप मुझसे कुछ पूछते हो कि आप कॉमर्स से हो तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैंने जो है कॉमर्स को 12th तक पढ़ा है और 2012 में ही मैंने उसको छोड़ दिया था, 2010 में। उसके बाद मैंने कभी कॉमर्स को पढ़ा ही नहीं है, तो इससे आगे मैं उसके जवाब नहीं दे पाऊँगा सर। तो उन्होंने मुझसे अगला प्रश्न किया कि अच्छा आप बताइए, अगर आपको कॉमर्स में कुछ नहीं आता है तो आपको आता क्या है? और इसी प्रश्न का तो मैं इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा कि सर एक प्राथमिक शिक्षक, प्राइमरी टीचर जो होता है ना, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसको जितने सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, वो सब मुझे आता है सर, आप कुछ भी उससे पूछ सकते हो। तो खुश हो गए। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर आपको कोई भी एक टॉपिक लेकर ईवीएस का पढ़ाना है। तो मैंने लिया, मैंने कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड को ही उनके सामने प्रेजेंट किया और बड़े अच्छे से मैंने उसको टॉपिक को पढ़ाया उन लोगों को कि शुरुआत कैसे करनी है, बच्चों से क्वेश्चंस कैसे करने हैं, प्रीवियस नॉलेज कैसे चेक करनी है, अपने टॉपिक को शुरुआत कैसे करते हुए एंड कैसे करना है। इतना मैंने पढ़ाकर मैं आ गया। वो सब बहुत खुश हो गए मेरे इसको देखकर। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बिठा लिया
बिठाने के बाद उन्होंने मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा मैथ का। उन्होंने कहा कि 0.02 को अगर हम 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आपको ओरली इसका जवाब देना है, आपको ना तो पेन उठाना है ना कॉपी उठानी है। तो मैंने कह दिया सर ये आंसर आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, वेरी गुड। अब इतना इंटरव्यू जब मेरा हो गया तो यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि मेरा इंटरव्यू हुआ था शाम के समय, 6 बज रहे थे और बहुत कम कैंडिडेट थे, उनको शायद जल्दी हो। तो उन्होंने मुझसे कहा अच्छा बेटा आपका इंटरव्यू चलो हो गया है, अब आप ऐसा करो, अब आप जा सकते हो। लेकिन मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि मैं अभी जाऊं। तो देखो जो मैंने किया ये इंडिविजुअल कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको परमिट करे या ना करे। तो मैंने कहा सर अगर आप लोग चाहो तो मैं एक छोटी सी पोएम याद करके आया हूँ, आप लोग सुन लो। तो ठीक है सर। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, आप सुनाइए, अगर हमको नहीं सुनाओगे अपनी पोएम तो किसको सुनाओगे? उन्होंने मुझसे ये कहा। फिर मैंने उनको सुनाई अपनी पोएम। मैंने उनसे कहा, जो मेरी पोएम थी वो ये थी कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। मेरी पोएम ये थी। ये मैंने केवल सुनाई नहीं उनको पोएम, मैंने उस पोएम को नाच कर वहाँ पर अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से ऐसे रिप्रेजेंट किया कि वो सब ताली बजाने पर मशहूर हो गए। शायद मेरी जो टीचिंग थी और मेरी जो पोएम थी और जो मेरी बोलने की कला थी, उसी की वजह से उन्होंने मुझे जो नंबर दिए वो 60 में से 58 दिए, यानी कि दे गेव मी 58 आउट ऑफ 60 मार्क्स। और इस तरह जो मेरा इंटरव्यू था वो पूरा हुआ। अब इंटरव्यू तो मेरा इतना अच्छा गया, इस लेवल का जो कॉन्फिडेंस मुझ में आया, उसके लिए जो तैयारियां मैंने की, मैं उन तैयारियों को अगली वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो जय हिंद सभी साथियों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका अच्छा स्कोर बना है, और मेरी तरफ से वेस्ट वीसी से सारे विद्यार्थियों को जय हिंद।